Hello friends, today's topic is radio frequency generator. So what is a radio frequency generator? A radio frequency generator or a frequency generator or a signal generator oscillator is normally used for same purpose. यानी कि जो एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, सिग्नल जनरेटर होता है, ऑसिलेटर होता है, इन तीनों का एक ही काम होता है. इनका काम क्या होता है? ऑसिलेशंस को जनरेट करना इनका काम होता है. We use oscillator to generate sine wave for various known frequencies and amplitudes. यानी कि हम साइन वेव्स का जनरेशन करने के लिए ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं और ऑसिलेटर्स के यूज से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड जो कि नॉन वैल्यू के होते हैं, जिनका हमें पता होता है क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसको हम जनरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर्स. ऑसिलेटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेशन. फ्रीक्वेंसी जनरेशन जो करते हैं ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी वेरियस फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स जनरेट करते हैं उनके बेसिस पे हमने ऑसिलेटर्स को ये विभाजित किया है. देखिए किस तरीके से. जो सबसे पहले लिखा है लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऑसिलेटर या फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर. इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऑसिलेटर 20 किलो हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज. फिर वीडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऑसिलेटर 5 मेगाहर्ट्ज. फिर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऑसिलेटर 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऑसिलेटर 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज. तो ये बेसिकली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, जिनको हमने उनकी जनरेशन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका हमने क्लासिफिकेशन किया है. तो हमें पढ़ना है रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर देखने से देखिए क्या है यहाँ पे. The LC oscillator is used for the generation of radio frequency signal. यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसका हमें जनरेशन करना है. अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए हम कैसे ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं? ऐसे ऑसिलेटर जो LC ट्यून्ड होते हैं, जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर से ट्यून्ड होते हैं, ऐसे हम अपने ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी. ठीक है. These oscillators are feedback type. Thus, an amplifier can provide the output without any input is called a self-exciting source is known as feedback amplifier. ये जो एम्पलीफायर होते हैं बेसिकली फीडबैक टाइप होते हैं. ठीक है. तो फीडबैक एम्पलीफायर क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं. ठीक है. ये देखिए ये है फीडबैक एम्पलीफायर. पहले हम देखेंगे, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऑसिलेटर देखेंगे. फीडबैक एम्पलीफायर में देखिए फिगर बना हुआ है आपके साइड में. इसमें इनपुट सिग्नल दिया है, एक साइन सिग्नल दिया है, और एम्पलीफायर का अगर गेन ए मान लिया जाए तो ए गेन से उसे एम्पलीफाई करके आउटपुट पे देता है. देखिए उसका मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड में चेंज है. ठीक है. उसके बाद एक फीडबैक पाथ दिखाई दे रहा है आपको, जिसका गेन हमने बी मान लिया है. तो फीडबैक पाथ से भी कुछ ना कुछ इसके अंदर एम्पलीफिकेशन होता है और फिर वो एम्पलीफाइड सिग्नल जाके कहाँ पे मिल जाता है? इनपुट पे मिल जाता है. इनपुट पे फिर दोबारा से एम्पलीफिकेशन होता है और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है. तो इस प्रोसेस को हम फीडबैक प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. तो अगर मैं एम्पलीफायर का गेन ए मान लूं और फीडबैक का गेन बी मान लूं तो ए और बी क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फंक्शन है तो हम उसे ए एफ और बी एफ यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली कंसेप्ट था किस तरीके से फीडबैक का हम यूज करते हैं यूजिंग इन ऑसिलेटर्स. ठीक है. तो the most common type of LC oscillator used for the generation of radio frequency is Hartley oscillator. रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए जो सबसे कॉमन आपका ऑसिलेटर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑसिलेटर है, वो हार्टले ऑसिलेटर है. तो हम यहाँ पे हार्टले ऑसिलेटर देखेंगे कि किस तरीके से हार्टले ऑसिलेटर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. और ये एक LC ऑसिलेटर है, यानी कि LC ट्यून्ड इंडक्टर कैपेसिटर ट्यून्ड ऑसिलेटर है. तो इंडक्टर और कैपेसिटर को ट्यून करके यहाँ पे लगाया गया है. तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है. हार्टले ऑसिलेटर का सर्किट आपके सामने है. इन द हार्टले ऑसिलेटर द ट्यून्ड LC सर्किट इज कनेक्टेड बिटवीन द कलेक्टर एंड द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. यानी कि इस ऑसिलेटर के अंदर एक ट्यून्ड LC सर्किट कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्टेड होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है. जो डॉटेड लाइन के बीच में सर्किट है ये आपका जो है LC ट्यून सर्किट है, जो कि हार्टले ऑसिलेटर में कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्टेड है. ठीक है. द फीडबैक पार्ट ऑफ द ट्यून LC टैंक सर्किट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टैप ऑफ द इंडक्टर कॉइल
and or even two separate coils in series which are parallel with the variable capacitor shown in the figure as we have seen it here। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि जो इसका फीडबैक पार्ट है, बेसिकली जो फीडबैक पार्ट कहाँ से इससे कनेक्ट किया हुआ है, जो आपको पॉइंट वाई दिखाई दे रहा है, ये जो आपकी कॉइल है, तो कॉइल को हमने सेंटर टैप किया है, यानी कि इसके सेंटर में से हमने आउटपुट उठाया है, ठीक है। और हमने कॉइल को क्या किया है, हमने कॉइल को सेंटर टैप करते हुए फीडबैक वाला प्रोविजन हमने यहाँ से प्रोवाइड किया है, ठीक है। और ये जो कॉइल है बेसिकली इसकी जगह हम यहाँ पे दो कॉइल सीरीज में भी लगा सकते हैं, सिंगल कॉइल की जगह, वो भी इसी तरीके से काम करेगी। तो ये हमारा इसका जो है फीडबैक पाथ हुआ है, जो हमने दोनों इंडक्टर के बीच में से, इंडक्टर L1 और L2 के बीच में से हमने जो आउटपुट लिया है, ये फीडबैक पाथ दिखा रहा है। The Hartley circuit is often referred to as self-inductance oscillator because coil L is center tapped। ये सर्किट सेल्फ इंडक्टेंस, स्प्लिट इंडक्टेंस ऑसिलेटर भी कहलाता है। स्प्लिट इंडक्टेंस मतलब कि जो इंडक्टेंस है वो स्प्लिट है, वो बीच में से विभाजित है दो पार्ट में, तो इसे स्प्लिट इंडक्टेंस ऑसिलेटर भी कहलाता है, क्योंकि इसका जो एल कॉइल है वो सेंटर टैप्ड है। इंडक्टेंस एल एक्ट like two separate coil in very close proximity with the current flowing through the coil section XY induce signal in coil section YZ। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपकी कॉइल है ये दो पार्ट में विभाजित है, L1 और L2। तो जब जो XY सेक्शन में, L1 सेक्शन में जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इंड्यूस करता है, क्या नाम है, जो है इंड्यूस द सिग्नल, वो सिग्नल को इंड्यूस करता है इन द कॉइल YZ, यानी कि YZ कॉइल जो है उसमें वो सिग्नल को इंड्यूस करता है। कब इंड्यूस करता है, जब XY सेक्शन में करंट फ्लो होता है। And Hartley oscillator circuit can be made from configurations that use either a single tapped coil or a pair of series connected coil in parallel with the capacitor। पहले बताया है कि वही हार्टले ऑसिलेटर में हम एक पेयर ऑफ कॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हो कैपेसिटर के, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए when the circuit is oscillating the voltage at point X रिलेटिव टू पॉइंट Y, ठीक है, जब सर्किट ऑसिलेशन कर रहा होता है उस समय जो पॉइंट X की वोल्टेज होती है, पॉइंट X के कंटेस्ट में अगर हम देखें, वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होती है, किसके, पॉइंट Z के। और वो पॉइंट Z किसके रिलेशन में हम चेक करते हैं, पॉइंट Y के रिलेशन में चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन द इंपिडेंस ऑफ द कलेक्टर लोड इज रेजिस्टिव एंड एन इंक्रीज इन बेस वोल्टेज कॉज डिक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है। जो कलेक्टिव लोड है, जो आपका कलेक्टर लोड है वो रेजिस्टिव है, तो जैसे ही आप बेस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल ये नॉर्मल बाइसिंग कंडीशन है जो कि हमने पीछे पढ़ी, सर्किट्स में पीछे पढ़ी है, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क है बेसिकली। Thus there is 180 degree phase change in the voltage being between base and collector, and this along with original 180 degree phase shift in the feedback loop provide the correct phase relationship of positive feedback for oscillations to be maintained। यानी कि 180 डिग्री का जो फेज डिफरेंस होगा कलेक्टर बेस के बीच में, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आउटपुट पे। तो और जो आपका फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री का फीडबैक लूप जो आपको प्रोवाइड करेगा, तो इन दोनों के रिलेशन से आपको आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड होगा। The amount of feedback depends upon the position of center tap point। जो फीडबैक होगा वो सेंटर टैप पॉइंट कहाँ पे रखा है आपने, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप उससे ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं सेंटर टैप पॉइंट को, तो आपका फीडबैक भी क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। So in this Hartley oscillator circuit, the DC collector flows from part of the coil, and this reason for this reason the circuit is said to be series fed with frequency of oscillation, the Hartley oscillator being given as f is equal to 1 by 2 pi under root LTC, ठीक है। तो ये जो आपका सर्किट है, दिस हार्टले ऑसिलेटर, द डीसी कलेक्टर करंट फ्लोस ऑन द पार्ट ऑफ द कॉइल, ठीक है, कॉइल से आपका जो करंट है वो जो फ्लो होता है, ठीक है। और इसी वजह से इसे सीरीज फेड, क्योंकि देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो L1 L2 से फ्लो हो रहा है, तो इसे सीरीज फेड ऑसिलेटर जो है विद फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस भी कहते हैं, ठीक है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको नीचे इसका रिलेशन दिया है 1 by 2 pi अंडर रूट LTC। तो LT की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, L1 plus L2 plus 2M।
The frequency oscillation can be adjusted by varying the tuning capacitor or by varying the position of the iron dust core inside the coil, giving an output over a wide range of frequencies, making it very easy to tune. ठीक है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटर वेरिएबल लगाया आपको दिख रहा है, वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर दीजिए, या फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। पोजीशन जो है वो कोर की, जो कॉइल के कोर की जो पोजीशन है उसको चेंज करके कर सकते हैं। तो इससे आप बहुत काफी रेंज की फ्रीक्वेंसीज, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में ही काफी सारी रेंज की फ्रीक्वेंसीज आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको ट्यून कर सकते हैं। इंडक्टिव ट्यूनिंग इसकी होती है। ठीक है, Hartley oscillator also produce an output amplitude which is constant over the entire frequency range, यानी कि जो उसका आउटपुट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज, आप चाहे कितना भी फ्रीक्वेंसी चेंज करें ट्यूनिंग करके, जिसका एम्पलीट्यूड होता है वो पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में कांस्टेंट ही रहता है। तो ये था आपका हार्टली ऑसिलेटर के एडवांटेजेस देख लीजिए। एडवांटेजेस क्या हैं? इंस्टेड ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स L1 L2 a single coil of bare wire can be used and and the coil grounded at any desired point along it, यानी कि दो कॉइल की जगह यहाँ पे एक सिंगल कॉइल को इस्तेमाल किया है, सेंटर टैप किया है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाय यूजिंग वेरिएबल कैपेसिटर और बाय मेकिंग कोर मूवेबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कैन बी वेरीड। मैंने बताया आपको कि जो वेरिएबल कैपेसिटर है उसको वेरी करके, या फिर जो मूवेबल कोर है इंडक्टर का उसको आप वेरी करके इसकी फ्रीक्वेंसी को आप वेरी कर सकते हैं, ऑसिलेशंस को आप वेरी कर सकते हैं। वेरी फ्यू कंपोनेंट्स आर नीडेड, बहुत कम कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, बहुत कम इंडक्टर, कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस की जरूरत है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट रिमेन कांस्टेंट ओवर द वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज देखिए, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसको आप लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो इसमें इंडक्टर वगैरह यूज हुए हैं वो बहुत लार्ज वैल्यू के हैं। ठीक है, द हार्मोनिक कंटेंट इन द आउटपुट ऑफ दिस ऑसिलेटर इज वेरी हाई, तो हार्मोनिक कंटेंट इसके थोड़े ज्यादा होते हैं। तो प्योर साइन वेव हमें यहाँ पे इसमें जो है विच रिक्वायर्स अ प्योर साइन वेव। ठीक है, इसमें जो प्योर साइन वेव की रिक्वायरमेंट जहाँ पे हमें होती है वहां पे इस ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि जो उसका हार्मोनिक कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली दो डिसएडवांटेजेस हुए हैं इसके। और एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एप्लीकेशंस इसका हम साइन वेव विद डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जहां पे हमें चाहिए हो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। हार्टली ऑसिलेटर्स मेनली यूज फॉर रेडियो रिसीवर्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें रेडियो रिसीवर्स के लिए हम इसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी जनरेशन जो इसकी कैपेबिलिटी है उसकी वजह से भी हम इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं। ठीक है, और द हार्टली ऑसिलेटर इज सुटेबल फॉर ऑसिलेशंस इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू 30 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 30 मेगाहर्ट्ज तक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में आप इसको ऑपरेट करा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हार्टली ऑसिलेटर था स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप इस चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।